नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। आजकल एक अजीब सा नजारा देखने को मिलने लगा है। सरहद पार इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नेताओं के चोले में कुछ कट्टरपंथी लोग इसको भारत में राजनीतिक रूप देने में लगे हुए हैं और इसका असर जम्मू कश्मीर विधानसभा और साथ ही जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सदन में काम काज छोड़ करके विदेशी नेताओं की तस्वीरों के साथ जो हंगामा हुआ वो तो आप देख रहे हैं। जरा आप इस हंगामे को सुन भी लीजिए। तो भारत माता की जय के जयकारे तो लगे लेकिन ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए विधानसभा की कार्रवाई में आखिरकार दखल क्यों देना था? जम्मू कश्मीर की विधानसभा इसलिए बैठाई गई है ताकि वहां पर जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोगों का कामकाज हो सके। जम्मू कश्मीर विधानसभा की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यह आम लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे की बैठने की जगह है, जनता की समस्याओं को लेकर के चर्चा करने की जगह है। लेकिन कभी कभी जनता से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष तो हंगामा करता है, लेकिन यहाँ तो सरहद पार मिडिल ईस्ट जंग में खामनेई की मौत के खिलाफ सदन में हंगामा हो रहा है। भारत का हो या फिर यहाँ की जनता का, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम करके हंगामा किया, जो सरकार में बैठे हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत पर भारत के कुछ हिस्सों में मातम मनाया गया। लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन भी किया। लेकिन क्या आपको याद है, यही वो खामनेई है जिन्होंने कश्मीर से लेकर के अनुच्छेद 370 और सीएए तक हर बार भारत के आंतरिक मामलों में उंगली उठाई, भारत के खिलाफ बयानबाजी की और आज हमारे ही कुछ लोग उनके लिए अपनों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आखिरकार क्या कुछ हुआ और ये पूरा मामला क्या है। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया गया है। पोस्टर लहराए गए हैं अयातुल्ला अली खामनेई के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने जम करके नारेबाजी की है और खामनेई की तस्वीरों को लेकर के ईरान समर्थन में नारेबाजी की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने खामनेई के पोस्टर भी इस दौरान लहराए हैं, जो उनके हाथों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो उनके हाथों में नजर आ रहे हैं। इसे लेकर के उनकी तरफ से यह हंगामा किया गया। ईरान के समर्थन में भारत में हो रहे प्रदर्शन को लेकर के एक कहावत बिल्कुल सटीक इन पर बैठती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लड़ाई उनकी, नेता उनके, तनाव हमारे देश में। विधानसभा जैसे लोकतंत्र के मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बनाना न केवल गलत है बल्कि देश हित के खिलाफ भी है। खामनेई के समर्थन में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ हंगामे जो हुए हैं, उसके मायने क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। मायने ये है कि व्यक्तिगत वैचारिक प्रदर्शन सदन की गरिमा के खिलाफ होता है, जो यहाँ पर देखने को मिला है। अलग अलग समुदाय के बीच में तनाव पैदा होने का डर भी इसकी वजह से बढ़ जाता है। इजराइल ईरान जंग पर देश में माहौल खराब करने की जो साजिश है वो अब विधानसभा के अंदर देखने को मिल रही है। वोट बैंक के लिए खास वर्ग को खुश करने की ये जो कोशिश है वो की जा रही है। अब जरा ये समझेंगे कि हमारी पहली वफादारी और प्राथमिकता हमारे अपने देश के लिए होनी चाहिए, ना कि वो जो हमारे देश की संप्रभुता पर सवाल उठाते रहे हों। आज इसी मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लड़ रहे इजराइल ईरान, जेएनके सदन में क्यों कोहराम? अयतुल्ला खamenei साहब और उनके साथ जो उनके साथी शहीद हुए, उनके साथ गम और ताजियत का इजहार करता हूं। ईरान का समर्थन, भारत में क्यों भाईजान का प्रदर्शन? जम्मू कश्मीर के लोग अमेरिका और इस्राइल की दहशतगर्दी के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, न हैं। और जो ये दहशतगर्दी और जो गुंडागर्दी उन्होंने दुनिया में बर्पा की है, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मुस्लिम देशों में कार्रवाई, ईरान समर्थक की कैसी लड़ाई? ये वो नेता हैं जो देश के अंदर जब घटनाएं होती हैं तो ये गायब हो जाते हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देते हैं। खामनेई पर बवाल, सदन की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। मुस्लिम देश बहरीन का ऐलान, ईरान समर्थक जाएं ईरान। अब आपने हंगामे
हंगामे की तमाम तस्वीरें भी देख ली और इसके साथ साथ इस प्रदर्शन पर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपने देख ली। जम्मू कश्मीर के लोग इजराइल और अमेरिका की दहशतगर्दी नहीं सहेंगे। अरे क्यों? आपके यहाँ पर किसने हमला कर दिया? दरअसल यहाँ पर नेताओं को यह कहना चाहिए था कि हम आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि 370 पर उन्होंने अपने विचार रखे थे। कश्मीरियत पर वो बांटने वाली राजनीति करते हुए नजर आए थे और ये वही वर्ग है जो इन तमाम बातों का सपोर्टर है और इसीलिए ईरान के साथ जाकर के खड़ा हुआ है। ईरान के लिए हमदर्दी है, ठीक है, अच्छी बात है, मानवता के पहलू से होनी चाहिए, लेकिन ये जो विधानसभा के अंदर हुआ ये नागवार गुजर रहा है। अब ईरान के लिए हमदर्दी रखने वाले लोग क्या भारत के प्रति भी इतने ही फिक्रमंद है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। इमरान खोकर मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। एहसान अब्बासी जी राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शेखर कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले एहसान अब्बासी जी, क्या है इसके मायने और विधानसभा में क्या कभी इस तरीके से देखा गया है? एक लंबे वक्त से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई तस्वीर सामने आई है कि कहीं पर कोई मामला चल रहा है। मिडिल ईस्ट खुद जो कंट्री है मिडिल ईस्ट की, वो खुद ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर में लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और उसके लिए अपने लोगों के हक की बलि चढ़ा रहे हैं। उनके लिए बात ना करके ये बातें कर रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मीनाक्षी, जो आज का दृश्य है बहुत दुखदायी है, नहीं होना चाहिए। जबकि हमारी चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, यहाँ देश के लिए, गरीबों के लिए, देश हित के फैसले लिए जाते हैं, ना कि किसी विदेशी मुल्क के लिए। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार से सीधा सीधा इन सभी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमें अपनी विधानसभाएँ, हमें अपनी लोकसभाएँ, हमें अपने न्यायालय, हमें अपने जो भी संस्थाएं हमारी हैं वो देश के लिए हैं। हम अपने घर में नमाज पढ़ें, हम अपने घर में इबादत करें, हम अपने घर में दुआएं मांगें उनके लिए, अच्छी बात है, बिल्कुल बुरी। पुलिस समझाते हुए नजर आ रही है, लेकिन इनका भिड़ना बंद नहीं हो रहा है, वो भी किसी और देश के लिए। मैं कहता हूँ अभी हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान और अफगान में युद्ध हो रहा है रमजानों में, तो क्या उसके लिए भी ये करेंगे? तो ये तो जो हमारी विधानसभा है कश्मीर की, केवल कश्मीर की विधानसभा के केवल उन्हीं देशों के लिए है जिन देशों में आपस में मारकाटी हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान अफगान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई भी हो। बट हमारी विधानसभाएं हम उनके लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मैं देश का मुसलमान अपनी बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, हमारी विधानसभाएं, हमारे न्यायालय या हमारी फिर लोकसभाएं किसी भी विदेशी देश के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने किसी के लिए भी दुआ करनी है, किसी की खंडन करना है, अपने घरों में करें, कोई मनाही नहीं है। उतर करके इतनी सारी चीजें कर तो रहे हैं, कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी आप पैसे जमा कर रहे हैं, कभी आप सोना चांदी जेवरात जमा कर रहे हैं, लेकिन शेखर कुमार जी, ये सब कुछ अफगानिस्तान के लिए तो नहीं करना पड़ा। ईरान के लिए इतना दर्द है, अफगानिस्तान से इतने बेगाने रहे हैं, क्या बात रही? मीनाक्षी जी, देखिए, ये जो ईरान और अमेरिका वाला युद्ध है, इसको किसी धर्म के एंगल से देखना बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए, इस युद्ध की भूमिका में जो अमेरिका ने कहा कि ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है, इसी बात पर 1999 पे अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको याद होगा, और उस टाइम अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो वो तो हमला ही कर देते इस बात को लेकर। आज अमेरिका ने जो इंटरनेशनल लॉज का वॉयलेशन करा है, और सिर्फ एक ही उस पर, क्योंकि वो एक महाशक्ति बन चुका है, तो अपनी एक दादागिरी कर रहा है। यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर बात है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के वॉयलेशन। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं यहूदी समर्थक माने जाते हैं, और ट्रंप खुल करके कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ही कहा लेट्स डू इट। ये करते हैं और इस्लामियत को, इस्लाम को खत्म करते हैं ईरान के अंदर से। मैं इसे पूरा पेंटागन में किस तरीके से पादरियों को ले जा करके क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है, फिर आप कह रहे हैं ये धर्म युद्ध नहीं है, तो फिर बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कहाँ है, क्यों नहीं खड़े होते साथ में? मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि ईरान जहां जहां अटैक कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज पर, वहां पर यूएस बेसिस पर अटैक हो रहा है। जो आप बहरीन का एक बयान आ रहा था कि बहरीन कह रहा है ईरान समर्थक ईरान जाए, क्योंकि बहरीन यूएस के साथ खड़ा है। आज जो सदन में किसी के बात हो रही है, किसी भी सदन में, विधानसभा में, संसद में, क्योंकि इस युद्ध का असर सबके ऊपर पड़ रहा है, इस देश के हर नागरिक के ऊपर पड़ रहा है। दूसरी बात,
आज अगर कोई कहता है ईरान को मुसलमान देश, मेरे एक सवाल है, ईरान को फारस कहा जाता था और फारसी भाषा वहीं से आई है। साबुन, दुकान, बाजार, इस डिबेट में कोई भी व्यक्ति इनके लिए हिंदी बता दे, हिंदी शब्द मुझे। ये आज हमारे वो फारसी इतना घुल मिल चुकी है हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे बहुत पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे। कश्मीर के मुद्दे पर भी आपको याद होगा कि यूएन में 94 में इन्होंने, ईरान ने हमें समर्थन करा। अगर आप ईरान और यूएस का कंपैरिजन करेंगे तो 1947 के बाद से जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहा था, मुझे लगता है हर चीज नेहरू का जी के एक नेतृत्व सही में- तरीका होता है, और अगर सही तरीके से वो बात ना कही जाए तो उसे गलत ही समझा जाता है। ये जो हुआ है सदन के भीतर, इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरीके से वो जय फिलिस्तीन का नारा स्वीकार नहीं किया गया, उसी तरीके से ये भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या आप अपने देश की सदन के अंदर खड़े होकर के, विधानसभा के अंदर खड़े होकर के इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पुलिस आपको समझाते बुझाते रह गई, आप उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं? पंडित अजय गौतम जी, ये सारा कुछ, इतना रोना धोना सिर्फ ईरान के लिए ही है, या फिर वो जो बयान आते रहे हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीरियत से जुड़े हुए, उसके लिए है? नहीं, ये देखिए, आप इससे पहले अगर समझे, जब म्यांमार के अंदर वहां के मुसलमानों को कुछ तकलीफ हुई थी और वहां की कंट्री ने उन्हें पीट पीट के, लात घूंसे बरसा के उन्हें अपने देश से निकाला था, जिन्हें रोहिंग्या कहते हैं, तो उनके प्रदर्शन के अंदर मुंबई के आजाद मैदान में यहीं के मुसलमानों ने जलसा किया। मीडिया की वो भी तोड़ दी गई, वहां पर जो स्वतंत्रता की जो अमर ज्योति थी उसको बुझा दी गई, महिला कांस्टेबलों के कपड़े फाड़ दिए गए। तो ये तो काम है इनका। ये तो कहीं भी मुसलमानों को लेके पूरी दुनिया में अगर कोई भी दंगा फसाद होता है या कोई भी कंट्री अपने देश की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है, तो भारत का जो मुसलमान है उसे अपने आप से जोड़ के देखता है। वो सोचता है कि वो जो म्यांमार में हो रहा है वो वहां नहीं हो रहा, वो उसकी झुग्गी बस्तियों के अंदर हो रहा है, और वो उसको लेकर यहाँ दंगा मचाता है। जिस देश की सरकारी प्रॉपर्टियों को तोड़ता है, यहाँ पे राष्ट्र के खिलाफ काम करता है, यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगाता है, निजाम मुस्तफा के नारे लगाता है, तो ये इनका काम है। ये इनका काम इसलिए है क्योंकि सरकार इनसे आयरन हैंड से निपटती नहीं है, और इनके समर्थक में राजनीतिक विश्लेषक जो है हमारे शेखर कुमार जी कूद जाते हैं, तो इन्हें ये बैकडोर से समर्थन भी करते हैं, और शाहीन बाग ले जाके इनको बिरयानी भी खिलाते हैं। शाहीन बाग ले जाएंगे, इनको बिरयानी भी खिलाएंगे, फिर इनको बाहर से फंड भी मिल जाता है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया है कि पूरे विश्व के मुसलमानों की समस्या कहीं भी हो। पंडित जी, एक लाइन का जवाब सुन लीजिएगा। मुल्क है। हाँ, अरे शेखर भाई, मैं तो बोल लूं, आपकी मर्जी हो तो मैं बोल लूं सर। जी, अब आप पूरा बोलिए। देखिए, ईरान खुद मुस्लिम देश है, और ईरान जिनसे लड़ रहा है वो भी मुस्लिम देश है। सारे 56 मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ, एक भी देश नहीं है जो उसके साथ में खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है वो उसे अपना ब्रदरहुड दिखा रहा है, उसे अपना सेम ब्लड दिखा रहा है, वो उसके साथ जाके लड़ने मरने को तैयार हो रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भी लोग भारत में रहने वाला जो मुसलमान ईरान में जाके फौत होना चाहता है, अपनी नमाज जनाजा पढ़वाना चाहता है, उसको प्लीज फ्री पैसेज दिया जाए, ताकि उसकी आखिरी ख्वाहिश भारत की सरकार पूरी कर सके और इस देश में कम से कम अमन कायम हो। नहीं तो देखिएगा ये यहीं की यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी भी तोड़ेंगे, पीस भी खराब करेंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये इनकी आदत है, ये इनका काम है, और यही इनका स्वभाव है जो पिछले आजादी के बाद से ये देश आज तक भुगतता आ रहा है। और शेखर जी ने तो हलवाई बुला के बिरयानी बनवानी भी शुरू कर दिया। शेखर जी से एक छोटा सा जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद अपने कुछ और गेस्ट का मैं रुक करूँ। छोटा सा बोलिए। बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप हलवाई कह रहे हैं कि मैंने हलवाई बुला लिया, बिरयानी खिलाई या नहीं खिलाई, है पीछे बात है। 2022 में हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, बकरवाला में इनको रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए गए, भारत सरकार ने दिए गए। अब भारत सरकार के आप समर्थन में नहीं है, हरदीप पुरी जी के समर्थन में नहीं है, आप वो रोहिंग्याओं को ऑफिशियली फ्लैट दे रहे बकरवाला में, पूरा ट्वीट है, सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आप उनका समर्थन करते नहीं करते? आप भारत हमने तो विरोध किया, हरदीप पुरी जी का विरोध किया। किसी भी एक घुसपैठियों को इस देश की पानी, हवा और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने नहीं देंगे, किसी भी एक घुसपैठिए को। आपके हिसाब से गलत स्टैंड ले रही है। मैं बस यही जानना चाह रहा था आपसे, मेरी बिरयानी बाद में, आप पहले फ्लैट की चिंता करिए।
हाँ नहीं मीनाक्षी नहीं, जी, फ्लैट आप एक भी फ्लैट नहीं है। आपको कोई फ्लैट नंबर पता हो शेखर जी जो किसी रोहिंग्या को मिला है तो मुझे बता दीजिए, मैं कल ही चैलेंज कर दूंगा। हरदीप पुरी जी पूरा अरे ट्वीट कर रहे हैं आप मुझे फ्लैट नंबर और लोकेशन पिन कोड बता दीजिए, मैं आपको वादा कर रहा हूँ 24 घंटे के अंदर खाली करवा दूंगा, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। आप बता दीजिए एक रोहिंग्या को अगर फ्लैट दिया हो सरकार ने। बस अब आपको ऐसा लगता है हरदीप पुरी जी अपने पर्सनल पैसों से उनको छुप छुप के दे रहे फ्लैट? भाई वो मैं भारत कह रहा सरकार हूँ के फ्लैट नंबर तो बता दीजिए, फ्लैट नंबर बता दीजिए, खसरा खतौनी बता दीजिए, कॉलोनी बता दीजिए, गली नंबर बता दीजिए, विश्व है और उसका वो बता दीजिए पिन कोड। मैं आपको वादा कर रहा हूँ खाली करवा दूंगा। को फ्लैट दिया तो छुप के अपने पैसों से नहीं दिया है, उन्होंने सरकार के ही तो बता तो दीजिए कहाँ है वो फ्लैट। डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। अच्छा, आप कल बहुत तक सारे उनको लोग महाराज, सुनिए 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 शेखर कुमार जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से आए हुए थे पिछले दिनों, राजस्थान बॉर्डर पर अपना घर बना करके रह रहे थे, उनका घर उजाड़ा जाना था। उसके बाद उन्होंने भारत से कहा कि हमें आपके देश में नागरिकता चाहिए, हम पाकिस्तान वापस नहीं जाने चाहते हैं, उन्हें भी दी गई। शरणार्थियों को कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हमारे यहाँ हमेशा शरणार्थी रहेंगे, लेकिन गलत तरीके से घुसे हुए लोग, गलत विचारधारा हमारे देश में रखने वाले लोग, ऐसे लोगों की क्या आवश्यकता हमें आचार्य अरुण कृष्ण? क्यों चाहिए हमें ईरान के समर्थन में ये सब दंगाबाजी, वो भी विधानसभा के अंदर? दंगा ही है ये। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बोलिए। 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है अमेरिका की। ये शेखर जो है ये जेएनयू के कह रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी है। तो 32 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी अमेरिका की, उसको यहाँ के कुछ जिहादी देश के गद्दार चिल्लर भेज के अमेरिका की 32 ट्रिलियन जीडीपी से लड़ाई करेंगे। अरे भैया, इन गद्दारों के जूते चाट के आपकी जुबान छोटी थोड़ी घिस गई है, इसलिए आपके मुंह से सच निकल नहीं रहा। सच बोलो कि इस देश का जो शिया मुसलमान है और सुन्नी मुसलमान है, आज के समय में जो अपनी गद्दारी दिखा रहे हैं, सुन्नी इनके साथ नहीं है, आज सबको पता चल रहा है। शिया मुसलमान हो, सुन्नी मुसलमान हो, ये देश के गद्दार है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि कभी भी मुसलमान इस नॉन मुस्लिम देश का वफादार नहीं हो सकता। ये बातें बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हैं। यदि मेरी बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं, और एक बात और बता देता हूं, ये केवल इसलिए नहीं कि ईरान के वफादार हैं, सारे मुस्लिम देश लड़ रहे हैं आपस में। ईरान यूएई में बम मार रहा है, सऊदी बम मार रहा है, सऊदी अरब ईरान को खत्म करना चाहता है कि कहीं शिया मुसलमान का डोमिनेंस ना हो जाए दुनिया में। ईरान चाहता है मैं चौधरी बन जाऊं मुसलमानों का, तुर्की चाहता है मैं चौधरी बन जाऊं मुसलमानों का। ये चौधराहट बन रहे हो जो यहाँ के गद्दार हैं, ये चिल्लर भेज रहे हैं। सुनो, चिल्लर भेज रहे हैं 32 ट्रिलियन अमेरिका की जीडीपी से लड़ने के लिए। ये कह रहे हैं दादागिरी। अरे भैया, इतनी भी चाटुकारिता मत करो कि तुम्हारी जीभ गद्दारों के जूते चाट के घिस चुकी है, इसलिए तुम्हारे मुंह से सच निकल नहीं रहा। सच ये है कि आप कभी भी देखो, उसी पुलवामा के अंदर हमारे बच्चों को गोली मार के उनको कलमा चेक करके कि कलमा पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, उनकी माताओं बहनों पत्नियों के सामने गोली मारी गई। और ये गद्दार कितने पकड़े गए वहां पर, उनके साथ मिली भगत में, उनको लोकेशन भेजने में, उनको अपने घरों में पालने में एनआईए ने कई मुसलमान कश्मीर से उठाए उसी पुलवामा में। और ये गद्दार थे, गद्दार है, गद्दार रहेंगे। इसमें कोई मुसलमान इस देश का गद्दार था, गद्दार है। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, अपवाद वो हो सकते हैं। या तो आप जितना इस्लाम के करीब जाओगे उतना आप नॉन मुस्लिम कंट्री के गद्दार रहोगे। आप जितना मानवता की तरफ जाओगे उतने आप इंसानियत को, देश की वफादारी को समझोगे। कोई भी व्यक्ति देश के प्रति वफादार है। आचार्य जी, मेरे हाथ जोड़ के विनती, मेरे आपके हाथ जोड़ से विनती है, इस देश का मुसलमान ना गद्दार था, ना गद्दार है, ना गद्दार होगा। मेरे बता दीजिए आचार्य जी, मेरे बात बता दीजिए, तो आप बता दीजिए। हाँ, आपसे बात करता हूँ, तो आप बता दीजिए, तो आप बता दीजिए कि जो कश्मीर में पुलवामा में जब बच्चों को मारा गया, मेरी बात सुन तो लो। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे बीच में है, हम उनको नहीं नकार रहे। क्या बात कर रहे हो सर? हम सीडीएस रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस रावत तीनों सेनाओं के प्रमुख कि जब दुर्घटना में मृत्यु हुई, सीडीएस विपिन रावत इस तीनों सेनाओं के प्रमुख की जब हेलीकॉप्टर में मृत्यु हुई, तो इसी देश के मुसलमान सारे सोशल मीडिया पे हंस रहे थे
लाफिंग इमोजीज भेज रहे थे। क्या बातें कर रहे हो? चलो एक बात और सदैव बता देश दो। की सेवा की है, कभी गद्दारी एक नहीं। बात और बता हमारी दो। संस्कृति, हमारा विचार, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारा खान पीन आप जैसा ही है, हम आपका ही अंग है। हमें गद्दार कहना कहीं ना कहीं मैंने तो आपको साफ साफ बोला कि कुछ लोग अपवाद वो हो सकते हैं जो सच्चे मुसलमान नहीं है। आप सच्चे मुसलमान नहीं हो। फिर यदि आप किसी सारे काफिर मुसलमान देश का गद्दार साथ है दे रहे हो, नहीं। ये मैं मानता देखिए, हूं आपसे, आप मेरी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात बोली, मैं अपनी बात बोल लेता हूँ। आपने अपनी बात बोली, आपने अपनी बात बोली तो अपनी बात बोल लोग हैं इसमें, मैं नहीं चलो मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस। अरे सुन तो लो भैया, अरे मेरे लाडले सुन तो लो। आपने अपनी बात बोली, मुझे अपनी बात बोलने दो। चलो एक प्रश्न का उत्तर दे दो। सारे यदि एक जैसे नहीं है तो सीडीएस बिपिन रावत की मृत्यु पे सोशल मीडिया पे इसी देश के गद्दार मुसलमानों ने लाफिंग इमोजीज भेज रहे थे कि अच्छा वही मर गया। ये सीडीएस बिपिन रावत की बात कर रहा हूं। चलो एक प्रश्न का उत्तर देना। इस देश में जितने भी तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थान है, वहां पर तीर्थ यात्रियों को किससे खतरा होता है? जो ये 60-60 हजार, 1-1 लाख सैनिक लगाए जाते हैं हिंदुओं की सुरक्षा में, वो कौन सी कौम है जिनसे उन तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा होती है? बौद्ध है, सिख है, जैन है, हिंदू है, मुसलमान। एक का नाम ले लो चलो, यदि आपके अंदर दम है तो। जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनकी सुरक्षा किस कौम से होती है? ये जो लाखों सैनिक लगे होते हैं उनकी सुरक्षा में किस नस्ल से उनकी सुरक्षा होती है? अगर सच में अच्छे मानव हो तो उसका उत्तर देना सीधे सीधे। महाराज जी, ये सुरक्षा देश का विषय है, राज्य का विषय है, ये सरकारें तय करती हैं। सरकार कौन सी कौन है? अरे मैं भैया सीधी सी बात पूछ रहा हूँ। कौन सी कौन है? वो कौन सी कौन है जिनसे तीर्थ स्थलों की सुरक्षा होती है? देखो, मुझे बोलने दो। आप जवाब दो ना, सीधी सीधी कहानी मत सुनाओ। मैं बता रहा हूँ ना, कहानी सीधी-सीधी बता रहा बात हूँ, करो। मैं बता रहा हूँ ना हाँ, आपको। बताओ। आज जुमे की नमाज पढ़ गई हिंदुस्तान के अंदर, पुलिस ने घेरा बना रखा था, तो किससे डर था उनको? सारे मुसलमान मस्जिदों में थे। ये बिल्कुल असत्य है, ये कहना गलत है आपका कि किससे सोचता है? ये राज्य के मुसलमानों से, मुसलमानों को, मुसलमान पत्थरबाजी ना करे, मुसलमान पत्थरबाजी ना करे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, इसलिए पुलिस लगी रहती है। मुसलमान वफादार है, वफादार रहेगा, और हिंदुओं के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस देश की सेवा करेगा। मरने मारने को देश को तैयार है, चाहे हमारी बहन कुरैशिया हो, चाहे वीर अब्दुल हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे एहसान अब्बासी हो, इस देश के लिए जान देगा, तिरंगे के लिए जान देगा और हिंदू की रक्षा करेगा। हमने सदैव सेवा की है देश की। कभी भी सच्चा मुसलमान कभी भी नॉन मुस्लिम कंट्री का वफादार नहीं हो सकता। ये सीधी सी बात है, क्योंकि तुम्हारी कुरान ये परमिशन ही नहीं दे रही कि किसी काफिर के अंदर काम करो, किसी काफिर रूलिंग कंट्री में रहो, किसी काफिर की आज्ञा मानो। तुम्हारी कुरान अलाउ ही नहीं कर रही है। अब भैया कुछ भी कहते रहो, सच्चा मुसलमान कभी भी काफिर का वफादार नहीं हो सकता, इस देश का वफादार नहीं हो सकता। हमारे लिए कोई काफिर नहीं है, हमारा हिंदू भाई है। आपकी कुरान कह रही है, अरे सहीह बुखारी 25 चेक कर लो आप। अरे आपकी कुरान कह रही है भैया, आपकी कुरान कह रही है, आपकी कुरान कह रही है, आपकी कुरान कह रही है। सहीह बुखारी 25 चेक कर लो। आपके मोहम्मद ने जो सहीह बुखारी लिखी, सहीह बुखारी चेक कर लो, सहीह बुखारी 25 में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किसे कहते हैं काफिर? उसमें लिखा हुआ काफिर किसे कहते हैं? तुम्हारे अल्लाह ने जिसको काफिर बोला है, तुम्हारे अल्लाह ने जिसको काफिर बोला है, तुम्हारे अल्लाह ने जिसको काफिर बोला उसी को काफिर कहते हैं। तुम्हारे ना दिखने वाले अल्लाह ने जिसको काफिर बोला है उसी को काफिर कहते हैं। अब आप बातें नहीं सुनना चाहते, आप बातें नहीं सुनना चाहते। मुसलमान इस देश का गद्दार है, देशद्रोही है। अब क्या करें? कौन से मच्छर में डेंगू है, कौन से मच्छर में डेंगू नहीं है, ये पता करने का समय नहीं है। मच्छर तो मच्छर है, किसमें डेंगू है, कौन से मच्छर में डेंगू है, मलेरिया है, ये कैसे पता लगा है भैया? ये बता दो बस। जब आपका अल्लाह खुद कह रहा है, ये सबके लिए अगर कहा जाए तो वो अपनी जगह सही भी है एहसान अब्बासी जी, कि देश में बहुत सारे मुसलमानों का इस तरीके से आप अपमान भी कर रहे हैं। हम जब एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं और भी बहुत सारे लोगों की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन लोग थे। अच्छा, यहाँ पर आपने शेखर कुमार जी एक बात कही थी कि बकरवाला में फ्लैट्स दिए जाएंगे। गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से 17 अगस्त 2022 को ट्वीट करके इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी कि ऐसा कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर रखनी चाहिए थी। अब बताइए आगे क्या टिप्पणी करना चाह रहे थे आप आचार्य अरुण कृष्ण को सुनते हुए? मीनाक्षी जी, जब अभी पंडित अजय गौतम जी बोल रहे थे, जब आपने मुद्दे पर मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। हाँ। पंडित अजय गौतम जी ने कुछ कहा, मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, उनकी परमिशन लेकर मैं बोल रहा हूँ। लेकिन
ये आचार्य अरुण इमरान जी, कृष्ण इसके जी बाद जिस आते हैं। तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे थे, हाँ, या तो आप बीच में इंटरवेन कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे लोगों को मैं अपने आप ही 2 मिनट में सही कर दूंगा। इनको, इनकी जबान जो है ना, या तो आप नियंत्रित कर दें, आप क्या कह एंकर दिया ऐसा ये गौतम जिस जी ने? तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने भी सुना कि तलवे चाट रहे, जूते चाट रहे, तो सच ये बोलो, अरे सच बोलो ना। क्या यहाँ के मुसलमान जो चिल्लर भेज रहे हैं उससे अमेरिका की 32 ट्रिलियन जीडीपी से लड़ा जा सकता है क्या? अरे भैया एक एक गद्दारी बात दिखा रहे हैं। ये प्यार अपने दिमाग उन का पुलवामा इलाज के कराओ। उन पुलवामा मारे लोगों के लिए क्यों नहीं था? प्यारे बता दो बस। विक्षिप्त रोगी, अपने दिमाग का इलाज कराओ। अरे कैंसर के मरीज, अरे गद्दार की औलाद, बस, बस। अपनी औकात में बात कर, सुअर के बच्चे। बस बस औकात में आचार्य बात अरुण कर कृष्ण, अपनी। आचार्य अरुण कृष्ण, ये सब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। आप लोग बिल्कुल माहौल खराब करके रख देते हैं डिबेट का। आप लोग आइए, टॉपिक पर आइए, बात करनी है तो करिए। ये क्या तरीका होता है बात करने का? अभी थोड़ी देर बाद सब भाई भाई हो जाएंगे, फिर अपने भाइयों को ऐसी गाली दीजिएगा। ये तरीका सही नहीं है। आप दोनों ही, शेखर कुमार जी आप भी, आचार्य अरुण कृष्ण आप भी, आपको एक दूसरे की बातों से इनकार हो सकता है, आपके मतभेद हो सकते हैं एक मुद्दे पर, लेकिन मनभेद तो मत करिए। अपनी भाषा अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो आप क्या सिखा रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को? क्या वो नहीं देखते ये सब कुछ, किस तरीके की भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इमरान खोखर जी, क्या ये सही हुआ है? क्या इस सब की आवश्यकता थी? क्या इन्हें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है? क्या भारत सरकार बार बार बातचीत नहीं कर रही है ईरान में? और अगर बातचीत कर रही है तो ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा करने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्यों अपनी वफादारी किसी और के लिए दिखाई जा रही है? खोखर जी आप ही से सवाल। आवाज, ऑडियो का इशू है कुछ। अभी आ रही है आपको? आवाज मिल रही है मेरी? अब आवाज आ रही है मैडम ठीक है, आपकी। मैं कह रही हूँ किसी गैर मुल्क के लिए ये वफादारी क्यों दिखाई जा रही है? देखिए मैम, वी आर हियर टू डिस्कस इंडिया एंड ईरान रिलेशनशिप। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि इंडिया एंड ईरान दे आर फ्रेंड्स फॉर डेकेड्स। सभ्यताओं की हमारे कुछ संबंध रहे हैं। हिस्ट्री हमारी ये रही है कि जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी 1960-70 के बाद, तब ईरान ने हमारे लिए कुछ सुविधाएं शुरू की थी। वो था सबसे पहला फ्री ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हमें फ्री इंश्योरेंस दिया गया, 12% डिस्काउंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब 12% डिस्काउंट पर हमें तेल दिया जाता था। तेल हमें ऐसे दिया जाता था कि आप 2 महीने के लिए तेल लीजिए, इसको रिफाइन कीजिए, इसको आप यूज कीजिए, और वो जो पैसा आना है वो आप अपने बैंकों में रखिए। हमें जरूरत पड़ेगी तो चावल मंगवा लेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो तेल वो हम चाय मंगवा लेंगे, चाय पत्ती, हमें जरूरत पड़ेगी तो मसाले मंगवा लेंगे। ये तमाम बातें क्या भारत सरकार को याद नहीं है? बात तो सुनिए मैम, पूरी बात तो पूरी सुन रही हूँ मैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इतना फ्री ट्रेड हमारा इनसे था। उसके बाद जरूरत पड़ी, 2 बार ऐसा आया 1965 और 1971 में, जब ईरान हमारे खिलाफ रहा। ईरान उस वक्त हमारे खिलाफ था जब वहां शाह रजा पहलवी का रिजीम था। वो शाह रजा पहलवी हमेशा से अमेरिकन पपेट था और इंडिया का दुश्मन था। उसके बाद जब रिजीम चेंज होता है 1979 के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, उसके बाद इंडिया और ईरान के काफी क्लोज रिलेशन रहे, और वो रिलेशन इतने क्लोज हुए कि ओआईसी की सारे हिंदुस्तान, दुनिया के सारे मुस्लिम देश जब इंडिया के खिलाफ कश्मीर के मामले में यूएन में रेजोल्यूशन लाते हैं, तब हमारा जो करीबी दोस्त था ईरान, वो हमारे पक्ष में वोट करता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि ईरान हमारा एक स्ट्रेटेजिक अलाइज रहा है, ईरान हमारा एक बहुत ही सभ्यताओं से पुराना दोस्त रहा है। अब हम मान के चलिए कि आज अगर आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं इमरान खोखर जी, नहीं आप बोलिएगा, लेकिन मैं इमरान खोखर जी से जरा एक चीज पूछना चाहती हूँ। जब आप इतनी तमाम, रुकिए अब्बासी जी रुकिए 1 मिनट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये तमाम बातें क्या भारत सरकार को याद नहीं है? और मुझे दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या भारत सरकार स्टैंड लेती है उस पर हमारे देश को चलना चाहिए, या विधानसभा में क्या स्टैंड लिया जाता है उस पर? आपको याद होगा पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला को इसी बात के लिए उन्हीं के विधायकों और सांसदों की तरफ से घेरा गया था, और एनसीपी के ही सांसद को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनकी तरफ से फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। वो तो सीधे ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो चाहेगी उमर अब्दुल्ला, हम वो स्टैंड लेंगे। देखिए, यूजुअली तो देखा जाता है कि जो भारत सरकार का जो स्टैंड होता है वो जनरली माना जाता है कि वो हमारे देश के
लोगों के जनमानस की एक भावना है। नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में आज की कूटनीति। कंडीशन में आप देख के चलिए, बात तो सुनिए, मैं कह रहा था कि आज की वर्तमान हालत में देखिए, हम ईरान से आज के हालात में सारे यूएस सैंक्शंस होने के बावजूद 1.7 बिलियन डॉलर का पर एनम का व्यापार करते हैं। उसके अंदर 0.8 बिलियन का सरप्लस हिंदुस्तान का हमारा है, हम प्लस पॉजिटिव 0.8 बिलियन। आज भी ईरान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। मान के चलिए ईरान के वॉर के अंदर अगर एक सनकी और पागल इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो रात तक शाम को बैठ के बात कर रहा था, सुबह उठ के उसने हमला कर दिया, और दुनिया का वो दादा जो पूरी दुनिया को दादागिरी दिखाया करता था, पूरी दुनिया को डराया करता था, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ जो बदतमीजी करता था, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री को ये कहता था, मीनाक्षी जी, ऐसा है मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री को ये यहाँ पर बात ईरान, यहाँ पर ये कहा था कि हमारे देश में की बातें नहीं हो हमने रही किस है। तरीके से पाकिस्तान के साथ वॉर को रोका है वो हम किसी और देश से थोड़ी ना सुनेंगे। मीनाक्षी जी, हाँ, ऐसा है, यहाँ पर ना जो नौटंकी कर रहे हैं शब्दों की शब्दावली से, जालों से, यहाँ पर बात हो रही है इस देश के सिया मुसलमान जो खामनेई चचा के तलवे चाट रहे हैं, ये बात अपने देश की गद्दारी से हो रही है। यहाँ पर सामरिक राजनीतिक रिश्तों की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही है, देखिए यहाँ के मुसलमानों ने मोहम्मद और अल्लाह से भी गद्दारी करी है। खामनेई को सुप्रीम बोला है, सुप्रीम, जबकि ये कुफ्र किया इन्होंने। खामनेई एक आदमी है, उसको सुप्रीम बोल के अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर गए ये लोग। तो अब आते हैं सच पे, इस देश के मुसलमानों की गद्दारी देखिए। खामनेई क्या कहता था? द हार्ट ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कन्फ्रंट एक्सट्रीम हिंदुइज्म एंड देयर पार्टीज, स्टॉप द मैसेकर ऑफ मुस्लिम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडियाज आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम। और हम पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के मुद्दे पे। ये उस गद्दार आतंकवादी बलात्कारी खामनेई ने कहा था, और बताता हूं वो कितना नीच था, कितना घटिया था। मैं क्षमा चाहूंगा इन शब्दों के लिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यही शब्द उचित है। वो ये कहता था खामनेई, तो वो जो आतंकवादी था उसने कहा था कि जो महिला बच्ची जेल में पकड़ी जाए, जिसको एग्जीक्यूशन होने वाला हो, पहले उसका सामूहिक बलात्कार करो। ये कौन कहता था? कहाँ पे लिखा हुआ है? आप चेक करो। हाँ, हेलो, आप चेक करो, यदि मेरा एक शब्द यहां से वहां निकल जाए। खामनेई कहता था कोई भी ईरान के जेलों में हिंदू तो फिर ये मुसलमान औरतें लड़की, क्यों उतरी हुई हैं फिर वहां पर सुनिए, उनके लिए? आप मेरी बात सुनिए, पहले बोलने दीजिए, या मुझे आप इनसे सुन लीजिए। हाँ। अगर आपको झूठ सुनना है तो सवाल तो पूछूंगी ना मैं। खामनेई कहता था कि जिसको एग्जीक्यूशन दिया जाएगा, जिस मुस्लिम लड़की को, पहले उसका सारे बलात्कार करे, कहीं वो जन्नत ना चली जाए। ये सच में इतना घिनौना व्यक्ति था, इतना नीच किस्म का व्यक्ति था। 60,000 लोगों का हत्यारा, छोटी छोटे बच्चों की छाती में गोली मार चुका है वो। क्यों? यहाँ पर कहते हैं बुर्का तो हमारी आजादी है। ओह, बुर्का आजादी है। वहां पर वो बुर्का नहीं पहनना चाहते थे तो वो आजादी नहीं थी। 12,000 बच्चों को तो उसने भी मारा उस आतंकवादी ने। लेकिन ये केवल गद्दार है इस देश के। अगर इनका प्रेम ईरान होता, में भाई लोगों के साथ बुरा हो रहा था, वहां पर जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें लोगों की जान गई है, लेकिन ये क्या कोई किसी सोर्स बता सकता है कि कैसे, कहां से कैसे जानकारी आई? ये सिर्फ आपका ये बयान हो सकता है आचार्य अरुण कृष्ण, ना मेरा है ना मेरे चैनल का है। मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती हूँ और मैं खंडन भी करती हूँ। शेखर कुमार जी, मेरा ये कहना है कि अमेरिका में जब बिना यूएस कांग्रेस से परमिशन लिए ट्रंप ने आक्रमण करा तो इसका पूरे अमेरिका में विरोध हो रहा है। बिल्कुल हमारे देश में भी जब भी कोई इस तरीके का बड़ा डिसीजन होता है, संसद में चर्चा होती है, और ये सदन जो होता है वो नुमाइंदे हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं इस देश के। दूसरी बात, अगर आपने ईरान के विदेश मंत्री का बयान सुना होगा, जब 2 शिप्स यहाँ पर पहली बार आए तो उन्होंने ये कहा क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान का हमारा समर्थन करते हैं। उन्होंने भारत सरकार का नाम नहीं लिया, उन्होंने यहाँ के लोगों का नाम लिया कि इस वजह से हम अलाउ कर रहे हैं। आप उस स्टेटमेंट को बिल्कुल वेरीफाई करिएगा जो मैं कह रहा हूं, और यहाँ लोगों का समर्थन है। और जो भी व्यक्ति आज देशभक्त है और जो अमेरिका की दादागिरी को रोकना चाहता है वो ईरान के साथ है। ये धर्म का मामला बिल्कुल नहीं है, ये मामला है कि इंटरनेशनल लॉज का बार बार वायलेशन करने वाला अमेरिका, अगर आज उसके गले में घंटी नहीं बांधी गई तो वह हिंदुस्तान के लिए भी खतरा होगा। ये वही देश है जिसने परमाणु
परीक्षण के लिए हमारे देश पे सैंक्शन लगाया था, जो रोज हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत उतारता है, कहता है कि वो पूछ मैं आई मीट यू सर, जो ये कह रहा था कि मैं पॉलिटिकल करियर खराब कर सकता हूँ। अरे हमारे देश का एक स्वाभिमान है, हम स्वाभिमानी देश है। अरे और कहने के ईरान लिए तो कुछ भी कह जाए, वो सुबह डेली उठते हैं, कुछ का कुछ बयान देते हैं, वो ये भी कह जाते हैं कि मुझे ईरान की तरफ से भेंट मिल गई है, 10 टैंकर भेज दिए गए हैं, ईरान मेरे सामने झुक गया है, ईरान मुझसे बात करना चाहता है, पाकिस्तान को मैंने रोका था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अरे ऐसे नेताओं की बातों पर मत जाया करिए, अपने देश के नेताओं पर टिक करके रहा करिए कि एक मंच से आकर के खुले तौर पर यह कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो बयान और वो जवाब बहुत ज्यादा था, उसके बाद अब किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। एहसान अब्बासी जी, मैं आप सबको इस पूरे मुद्दे पर वापस से लेकर के आना चाहती हूँ। एहसान अब्बासी जी, फिर से वही सवाल मैं दोहराऊंगी अपना कि पिछले दिनों हमने देखा लाल चौक पर एक बड़ा हुजूम निकला, ठीक है, लोगों ने समझा कि एक समुदाय के नेता और धर्मगुरु की मौत हुई है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब जो ये हो रहा है, ये तो इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि जब पहलगाम हुआ तो आप क्या उनके समर्थन में उतरे थे? क्या आपने विधानसभा के अंदर तभी इसी तरीके से हंगामा किया था? क्या विपक्ष और सरकार के पक्ष में इसी तरीके से तभी क्लैशेस देखने को मिले थे जो आज देखने को मिल रहे हैं? वो चौराहों पर जो पैसे चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या वो तब भी हुआ था जो अब हो रहा है? इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं ना। मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये मुद्दा है इंटरनेशनल। इसमें या तो फिर भारत सरकार या भारत सरकार विदेश मंत्रालय यही अधिकृत है बात करने के लिए, और शायद हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम कैसे हैं, क्या करें। ना तो हम युद्ध के साथ, ना हम ईरान के साथ, ना हम अमेरिका के साथ, ना हम इजराइल के साथ, हम शांति के साथ हैं। लेकिन जो हमारे बीच में जो ये विधानसभा में हुआ है आज, ये निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। इनको अधिकार किसने दिया? ये अधिकार दिया किसने? विधानसभा ने अधिकार नहीं दिया, लेकिन ये मनमर्जी हो रही है, इस पर लगाम लगानी चाहिए। और मैंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। आप अपनी बात अपने माध्यम से कह सकते हैं, लेकिन उसका जगह स्थान आपको चुनना होगा, अपना पर्सनल स्थान चुनना होगा। सड़कों तक उतरे हुए थे, वहां तक प्रदर्शन चल ही रहा था, तब भी सरकार ने कह दिया। लेकिन ये विधानसभा के अगर अंदर जाकर के करेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। मेरे साथ दो और मेहमान ये लोग कहते हैं कि संविधान के तहत है। सर, संविधान देश के लिए, रक्षा के लिए, संविधान देश के लिए, संविधान पाकिस्तान के लिए नहीं है। संविधान अफगानिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए रोना शुरू कर दें संसद के अंदर बैठ करके, विधानसभा के अंदर बैठ करके, तो वो नहीं हो सकता है। मौलाना नाज़िम अशरफी, ठीक है, मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं। मौलाना नाज़िम अशरफी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रकाशानंद जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना नाज़िम अशरफी जी, आपके लिहाज से ये सही हुआ? मीनाक्षी जी, मुझे तो पता ही नहीं क्या टॉपिक है, मैं तो बस जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस तरीके से ये हंगामा हुआ है, वहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर लहराए गए हैं और नेता पक्ष और सरकार पक्ष और विपक्ष में हंगामा जमकर के देखने को मिला। पुलिस समझाते बुझाती रह गई कि बैठ जाइए। तो देश के अंदर इस तरीके के वाकयात होना क्या सही है कि विधानसभा के अंदर आप देश के मुद्दों को, अपने राज्य सरकार के मुद्दों को सरकार नहीं सुन रही है, स्टेट के मुद्दों को नहीं देख रही है, बस ये मुद्दे देख रही है कि ईरान में क्या चल रहा है, उस पर लड़ झगड़ रहे हैं। देखिए, मैं अगर सही बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर एक बात कहूं तो मुझे कोई बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए इस बात में। मुझे ये समझ नहीं आता कि विदेशी बातों में हमारे देश के लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है आखिर। ठीक है, एक धर्मगुरु की बात थी, धर्मगुरु थे, वो उनका मतलब देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, किसी वजह से, कोई भी वजह रही हो, या वहां पर मतलब एक जंग हो रही है, और जंग में अगर किसी का, आप तो खुद मान रहे हो कि ना शहादत हो गई, जब शहादत हो गई तो फिर अब काय का शोर शराबा भाई, काय का हो हल्ला। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शहादत पे तो हमें खुश होना चाहिए ना, तो हो हल्ले की तो गुंजाइश नहीं रह जाती है इसमें। अब रही विधानसभा की बात, मैं ये नहीं समझा कि मेरे जो मुल्क को, मेरे वतन अजीज हिंदुस्तान को और उनके रहने वाले बाशिंदों को जिन चीजों की जरूरत है उन बातों पर हम बात क्यों नहीं करते। आखिर हिंदू मुस्लिम, ईरान, इराक, पाकिस्तान, क्या जरूरत है इन सब की करने की। मैं बिल्कुल, अच्छा रही बात इस बात की, समझाओ, सुनो, आप ये बात उनको समझाओ जो अपने घरों से जेवर, बुंदे, हार, बर्तन, पैसे लाके, बकरियां लाके भेज रहे हैं ईरान को, उनको समझाओ ये बात। हम तो सारी बात जानते हैं। जो अपने घरों मेरे कहने का मतलब यह है कि आप भी ये बात समझाओ, पूरे वतन को ये बात समझानी चाहिए, एक दूसरे को आप भी समझाओ लोगों को कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो, हम तो धर्म के बारे में बात करना नहीं चाहते, ये हमारा निजी व्यक्तिगत विषय है। बात यहाँ पर ये है
कि आप ये उन सिया मुसलमानों को समझाओ। देखिए मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं तो ना तो किसी का तलवे चाटने वाला हूँ, ना मैं किसी का पिछड़क हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। मुझे लगता है ये हमारे देश की किसी भी प्रदेश की विधानसभा में अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है। इनमें बकरियों के साथ भी बलात्कार हो जाता है, हमने सुना है। वहां का बकरियां भेज रहे भैया, तो ईरान में बकरियां भेज रहे हैं, बर्तन भेज रहे हैं, भांडे भेज रहे हैं। ये क्या नौटंकी मचा रखी है? ये क्यों देश से गद्दारी कर रहे हैं? देश का कोई नौजवान मरता है तो ये भेजते हैं लाफिंग इमोजीज, खुश होते हैं। देश क्रिकेट में हारता है तो ये खुश होते हैं। देश का सीडीएस बिपिन रावत जो तीनों सेनाओं के सेनापति थे वो मर गए तो ये मुसलमान खुश होते हैं। वो ईरान का एक आतंकवादी जो कहता था कि कश्मीर, ये मुसलमान नहीं, जो भी उपद्रवी किस्म के लोग हैं, जो जहर बोलने वाले लोग हैं और खाली उनकी जुबान जो ना कैंची की तरह कच 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 चलती है, ये सब उनका काम है। सारे लोग जहर बोलने का काम करें। मैं तो कहता हूँ मेरे मुल्क के किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रदेश में या किसी भी बात बताओ, अरे मेरी एक बात बताओ आप, ये जो यहाँ से बर्तन भांडे भेज रहे हैं ये गद्दार, ये सही कर रहे हैं? ये जो बर्तन भांडे, पैसा, बकरी, भेड़ चल रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ किसी को भी किसी के ऊपर लांछन लगाने की क्या जरूरत है भाई? जहां मेरे मुल्क की तरक्की का सवाल है तो उन बातों किया जाए। अब कोई हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम कहानी देखो, ये टाइम, समय को बर्बाद मत करो। बड़ा लिमिटेड समय है न्यूज चैनल वाले के पास। आप लोग मुसलमान जिलेबी घुमा रहे हो। सीधी सीधी बात बताओ, एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जो कश्मीर में बर्तन भांडे सड़क पे रख के बकरियां, भेड़, पैसे भेज रहे हैं खामनेई को, ये जो चिल्लर गद्दार है ये सही कर रहे हैं? ये पैसा इन्होंने सही नहीं कर रहे हैं वो लोग। पुलवामा के लोगों को क्यों नहीं दिया? ये पूछ रहे बस। करने की क्या जरूरत आ गई? क्या इससे देश को रोजगार मिल रहा है, कारोबार मिल रहा है? कोई भी आदमी अगर इस तरह के भड़काऊ भाषण हमारे मुल्क में देता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो एक बार जेल में चला गया ना तो मासा नानी याद आ जाएगी। ठीक है, बोलना बंद कर देगा। ठीक है। प्रकाशानंद जी, क्या राय रखेंगे आप? नहीं, यहाँ के मुसलमानों का हमेशा तन तो यहाँ है, शरीर यहाँ है, मन इनको पाकिस्तान में लगता है, ईरान में लगता है। यह लगभग मुसलमानों का यह है। और उसमें आप स्टार वो ले लें शाहरुख खान का, पाकिस्तान में कुछ हो तो वो फंडिंग करते हैं, भारत में कुछ हो तो उनको दिखाई नहीं देता। मुसलमानों को मत कहिए। तो यह मुसलमानों को मत कहिए। विधानसभा का क्या मतलब है इंटरनेशनल से भाई? ये तो लोकसभा राज्यसभा देखेगी। ये शरारती तत्व नहीं है, ये चुने हुए नेता हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। ये शरारती तत्व नहीं है, ये चुने हुए नेता हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में इसलिए जिताया गया था कि वो उनके मुद्दों को हल करेंगे। अभी तक 10 साल से तड़प रहे थे, फड़फड़ा रहे थे कि सरकार बन जाए, हमें हमारे मुद्दे सुलझाने हैं, और ये मुद्दे सुलझा रहे हैं ये लोग। बात मैं कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो है एमएलए है, एमएलसी है, उनको वहां के प्रेम से क्या मतलब है? वो जम्मू कश्मीर को संभाले। जम्मू कश्मीर तो संभल नहीं रहा उनसे, और वो ईरान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। वही कहते हैं कि इनका तन तो यहाँ है, मन कहीं और लगा रहता है मुसलमानों का। ये समस्या है, कभी पाकिस्तान के प्रति, कभी जो है सो ईरान के प्रति, कभी किसी और के प्रति। क्या मुसलमान क्या मुसलमान में कोई नया नहीं है, मैं मुसलमान इंटरनेशनल मामला है। यह राज्यसभा लोकसभा देखेगी इसमें हमको किसके तरफ जाना है, क्या करना है, ये वहां डिसीजन होगा। धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु जैसी बात करिए ना। आप धर्मगुरु तो धर्म, जब देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, तभी धर्म रहेगा ना। जब देश ही नहीं बचेगा, धर्म ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा, तो धर्म कैसे रहेगा? महाराज धर्म को मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ सारे मुसलमानों को मत कहिए। आप शरारती तत्व हम किस पर बोलेंगे? सबसे पहले राष्ट्र धर्म है, पहले राष्ट्र नीति सीख होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति वफादारी होना चाहिए, जो आप लोग नहीं कर पाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सारे मुसलमानों को मत कहिएगा, उनको कहिएगा जो इस तरह की हरकतें करें, उनको कहिएगा। सारे मुसलमानों को मत कहिए। हम कर रहे हैं कि लगभग मुसलमानों की, जब भी मामला आता है तो भीड़ जुट जाती है, घर घर से निकलेगा। कौन बोल रहा था? मुसलमान ही तो बोल रहा था, वो हिंदू तो नहीं बोल रहा था। आतंकवादी के पक्ष में जो होती है तो आपको याद नहीं आते कि वो हिंदू थे? महाराज आप धर्मगुरु हैं, आप मतलब एक अच्छे संदेश दे सकते हैं हमारे वतन को, हमारे मुल्क को, देश को सच्चा संदेश दे सकते हैं। सब मिलजुल के रहे, एक साथ रहे, भाईचारा रहे। लेकिन आज तक मुसलमान ने ऐसा तो नहीं कहा ईश्वर अल्लाह नाम है तेरा, हिंदू नहीं गाया। कभी ऐसा कि सुनने से मस्जिद में ना आया। आप लोग कभी कहे ईश्वर अल्लाह एक है? यहाँ भी नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल सकते। हम तो अभी कह रहे हैं, अरे कहने से का मतलब अभी बोल रहे हैं ना आपके सामने। लेकिन हमेशा हिंदुओं ने यह कहता रहा, इसी का परिणाम हिंदू आज भुगत रहा है। भगवान सब एक ही है भाई, एक ही सुपर पावर है। हम कह रहे हैं ना, और कहाँ कहलवाएंगे? आपके सामने कह रहे हैं।
अरे आज तक कहीं कभी की ऐसा सुनने नहीं आया। सब हिंदू हमेशा भाई भाई कहते हैं, मुसलमान कभी नहीं कहता हिंदू भाई भाई है। यह इंटरनेशनल मामला है। मारा गया ईरान में, तो भारत सरकार देखेगी हमको किसके पक्ष में खड़ा होने से भारत सरकार को फायदा है। अमेरिका के पक्ष में, इजराइल के पक्ष में, ईरान के पक्ष में। तो इसके लिए मुसलमान और हिंदू क्या करेंगे? यह देश का मामला है, यह इंटरनेशनल मामला है। इसमें देश ने नीति तय करेगी कि हमको किसके पक्ष में खड़ा होना है। और जहां हमारे सत्ता के जो प्रमुख बैठे हुए हैं, वो जिस तरफ जाते हैं, सत्ता के जो और शीर्ष के नेता है उनके तरफ जाते हैं। महाराज जी एक बात सुनिए, जाना चाहिए। महाराज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। महाराज जी प्रणाम। एक छोटा सा सवाल है, आप भारत देश के खुद को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं या नहीं? आप एक जिम्मेदार नागरिक समझते हैं? आप देश के संविधान में यकीन करते हैं? पूरा करते हैं, 100% करते हैं। बस 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 महाराज जी, मुझे कोई आपसे कोई बहस नहीं है। ये देश का संविधान है, इसके आर्टिकल 51(1)(e) में मौलिक कर्तव्य हमारे लिखे हुए हैं कि देश में धर्म के आधार पर किसी के भी बारे में, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई किसी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क ना हो। यहाँ पर संविधान का उल्लंघन होता है जब आप एक समाज को किसी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे भी कम मतलब इस बात को कहना था, अरुण कृष्ण जी से ज्यादा ये मेरी अपील थी, लेकिन उनको बात समझ में आती नहीं है। वो जब गाजियाबाद से मेरठ निकलते हैं तो 4 बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन जब देश की बात होती है विदेश नीति की, तो वहां पर जब इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में भी एलपीजी का पड़ रहा है, पेट्रोल का संकट उधर भी आ रहा है, देश के हर कोने में आ रहा है, तो जनता के नुमाइंदों को अपनी बात जरूर कहनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली की यही खूबसूरती है। पेट्रोल डीजल के लिए हंगामा हुआ था क्या शेखर कुमार जी? हर नुमाइंदे को, शेखर कुमार जी, ये पेट्रोल डीजल के लिए हंगामा हुआ था क्या विधानसभा के अंदर? तो कहना चाहिए। तो पहलगाम में जब घटना घटी थी तो नहीं कहना चाहिए था। जी ऐसा है, मीनाक्षी जी कहता कि नहीं कहना चाहिए था। जब ईरान में मारे गए तब कहना चाहिए था। जो हमारा विषय है उससे विषयांतर हो चुके हम लोग। बहुत बढ़िया। ठीक, मीनाक्षी जी भैया विश्लेषक देते हैं, क्या कहना है? वही मैं पूछ रही हूं। हाँ, संविधान पढ़िए जी। हाँ, आप देखिए, हम लोग हो रहे हैं विषयांतर। यहाँ पर बात हो रही है इस देश में जो गद्दार हैं, जो खामने को अपना अब्बू मान के ये लोटा, बर्तन, बकरी, भेड़ जो भेज रहे हैं, और खामने, हाय मेरा खामने मर गया, हाय मेरा खामने मर गया, जो ये गद्दार है देश के, हम बात इनकी कर रहे हैं। अमेरिका, जीडीपी, फलाना टीपी चीपी कर रहे हैं। अरे भैया, इस देश के गद्दारों की बात हो रही है। जब अमेरिका, जो ईरान में मरा है वो गद्दार आतंकवादी, जो महिलाओं बच्चों का दुश्मन था, उस देश के छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चों के छाती पे गोली मारा, लड़कियों को जहर दे दे के मारा उस आतंकवादी ने। उसके प्रति ये प्रेम इस देश में क्यों है? हाय मेरा खामने ही, हाय मेरा सुप्रीम। सुप्रीम बोल के तो मुसलमानों ने गद्दारी करी अल्लाह से, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो जो सुप्रीम है वो तो उनका अल्लाह है, उसको सुप्रीम कह रहे हैं। अब देखो, मैंने जो बात बोली उसको सब पी गए। खामने नाम का आतंकवादी कहता है कि हार्ट्स ऑफ द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड confront extremist Hindu and their parties and stop the massacre of Muslims in order to prevent India's isolation from the world of Islam. हमेशा के खिलाफ होगा क्या? सारे लोग पागल हो गए। और कहता है कि कश्मीर भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। और आपने भी एक प्रश्न पूछा और मीनाक्षी जी बड़े उत्तेजित हो गए तेरे भैया, अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्टर है कि नहीं है? मुझे ये मैं नहीं कह रहा, ये ईरानी जर्मन पत्रकार माइकल अब्दुल्लाही ने क्या कहा कि ये जो खामनेई है, ये इसने कह रखा है कि इसने जेलों में जितनी भी बच्चियां, एक मिनट आती हूं ना नाजिम जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अब आपके सामने देखिए, माइकल अब्दुल्लाही ईरानी पत्रकार है, ईरानी जर्मन पत्रकार है। इसने स्पष्ट कहा, ये केवल एक व्यक्ति है, हजारों लोगों का दावा है। इसने कहा ये जो खामने नाम का आतंकवादी है, इसने कहा कि जितनी बच्चियां, जितनी महिलाएं पकड़ी जा रही है जेल में एग्जीक्यूशन के लिए, इनको सारे सैनिक ईरानी बलात्कार करें। अगर ये कुंवारी मरेंगी तो जन्नत में चली जाएंगी। ये शब्द इतना घिनौना। नाज़िम अशरफी जी, आपने भी सुन लिया, और मेरे साथ स्टूडियो में मेरे जो मेहमान हैं एहसान अब्बासी जी, उन्होंने भी सुन लिया। दोनों ही रिएक्ट करना चाहते हैं, बारी बारी से आप रिएक्ट कर सकते हैं। मौलाना नाज़िम अशरफी जी,
आप जरा पहले शांत हो जाइए, एहसान अब्बासी जी। हाँ मीनाक्षी जी, हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से और हिंदू धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि कश्मीर की विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जो लोगों ने हंगामा किया है देश के खिलाफ, जिन लोगों ने उसे गलत इस्तेमाल किया है, वो देश के हितैषी हो ही नहीं सकते, वो देश के अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। उसको विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये देश का मुसलमान मांग करता है। आज देश का मुसलमान जो पसंदीदा समाज का मुसलमान है, वो मांग करता है कि ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए, सदस्यता खत्म की जाए और जेल में डाला जाए। हम देश का मुसलमान इस देश से प्यार करता है, तिरंगे से प्यार करता है, हिंदू से प्यार करता है, हिंदू के परछाई में जीता है। सर, हम गद्दार नहीं है, हम ऐसा फरामोश नहीं है, हमारे पूर्वज इस माटी में दफन है, हम सजदा करते हैं इस माटी को, ये पवित्र माटी हमारी है, ये हमारा मुल्क है, तुम्हारा वतन है, आप स्वतः अपनी मर्जी से रहे, बाई चॉइस रहे, बाई चांस नहीं रहे यहाँ पर। ये हमारे अब्बा का है मुल्क। आप हमें गद्दार कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। चीख से बात सही नहीं हो जाती, चीखने से बात सही नहीं हो जाती। हम अपने भारतवर्ष के हक के बारे में बात करेंगे, हम अपने मुल्क की बात करेंगे, हम अपने वतन की बात करेंगे। हमें क्या मतलब दूसरे देशों से भाई? क्या मतलब हमें दूसरे देशों से? प्रतिनिधि है जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इमरान खोखर जी, उन लोगों को ये समझना चाहिए था कि उनकी एक ये वाला जो उनका स्टेप था, वो दुनिया भर में भारत को किस स्टैंड पर लेकर के जाएगा। क्यों बार बार मिसाइलों पर अपने नाम के पोस्टर छपवाने हैं, धन्यवाद करवाना है, ये सब तो नहीं करना चाहिए था। भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर क्या जाएगी, उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए था। अच्छे खासे चुने हुए लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक समाज से कोई भी उठकर के आकर के बैठ गया है। 4 लड़के बैठ गए हैं जिन्होंने हंगामा कर दिया हो। देखिए मीनाक्षी जी, भारत की छवि का इंटरनेशनल लेवल पर कब बदनामी हुई, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और फिर वहां से हमारे देश के 2 जहाजों को वहां की सेना ने स्कॉट करते हुए निकाला और ये कहा कि जस्ट बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया वी आर परमिटिंग दीज वेसल्स, और वो देश में हमारे आए। उसके बाद हमारे देश के जब ईरान ने IRGC कमांडर ने कहा कि जो ईरान फ्रेंडली कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वी आर गिविंग परमिशन टू देम, उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कही। तो कुल मिलाकर IRGC ईरान खुद कह रहा है कि इंडिया हमारा दोस्त है, और भारत के प्रधानमंत्री 2 बार भारत ईरान के राष्ट्रपति जी से इस बारे में चर्चा करते हैं, हमारे विदेश मंत्री लगातार उनसे टॉक करते हैं। देखिए मसला क्या है कि ये इंटरनेशनल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए जब तक हमारे पास फैक्ट फिगर हो। एक छोटा सा सवाल आप पूछ रहा हूं, एक छोटा सा सवाल मैं खामोशी से सुन रहा था आपको। छोटा सवाल लेकर बीच में बोल दीजिएगा कि आपको वहां से किस बात का प्रेम है ईरान से? ईरान क्या करता है आपके लिए? ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए आप क्यों रो रहे हैं? बिल्कुल आपका सवाल अच्छा सवाल है, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, इस देश का शायद तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी हमारे मुल्क में रहती है, ईरान, पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया में। और वो हमारे सुप्रीम लीडर यहाँ के नहीं थे, वो सुप्रीम लीडर ईरान के थे। उनका एक प्रोसेस है जिसके तहत वहां पर उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाता है। अब वहां के सुप्रीम लीडर के मरने पर हमें क्यों गम होना चाहिए, इसका एक रीजन है। इसका हमारे 2 तरह के टच, एक है मानवता का टच, एक है हमारा रिलीजियस टच। मानवता का टच इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हम लोग शांति के देश है, हम लोग आजादी के देश है। बात तो सुनिए, पहलगाम में जब हिंदुओं को मारा गया तो मानवता कहाँ मर गई थी? बात का जवाब दे रहा हूँ सर, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ कि मानवता का टच इसलिए है क्योंकि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम गांधी की धरती से आते हैं, हमने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। तो जब किसी एक देश के राष्ट्रपति को घर में घुसकर बेवजह मार दिया जाएगा तो हमें बोलना पड़ेगा। जब 160 बच्चियों के स्कूल पर, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, अगर उनकी स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिराया जाएगा तो इस देश को बोलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जो भाई मारे गए पहलगाम में, उसको युद्ध से क्या लेना देना था? उसको आतंकवादियों से क्या लेना देना था? केवल उसका इतना ही गलती था कि वो हिंदू था, हिंदू जन्म लिया, भारत में था, भारतीय था, यही गलती थी उसकी। इस देश के शायद ही किसी व्यक्ति ने पहलगाम अटैक के मामले में विरोध दर्ज न कराया हो। एक बात सुनिए, पहलगाम अटैक के मामले में मानवता, मानवता, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा शब्द भैया है। तो मानवता, अरे होकर कह रहे मानवता। अरे भैया, तुम्हारी तो भाषा में मानवता शब्द ही तुम कहां से यूज कर रहे हो? मानवता भैया, मानवता, वो मानवता कहां गई थी भैया जब ये पुलवामा में हमारे 28 बच्चे मारे गए थे? तब मानवता कहां गई थी भैया? तब कहां मानवता चली गई थी? जब CDS बिपिन रावत के मरने पे हंस रहे थे मुसलमान देश के, तब मानवता कहां चली जाती है भैया?
जब बांग्लादेश में हिंदू बच्चों को मारा जाता है जला के, तो यहाँ का मुसलमान बच्चा कहता है सपोला अच्छा हुआ मारा, हमारे खुदा के गुस्तान, हमारे खुदा के साने में गुस्ताखी करी। मीनाक्षी जी, मुझे 30 सेकंड का मौका दिया जाए। भैया वो इंसानियत मानवता कहाँ चली जाती है? अभी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे पहलगाम में जो भाई मारे गए, तो उनका कुछ हमें दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ, पहलगाम में जो हमारे भाई मारे गए उसमें सीधी सीधी बात है, जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं था? और पाकिस्तान के साथ कश्मीर में मुसलमान उनको सपोर्ट कर रहे थे। एनआईए ने 100 लोगों को उठाया है। कश्मीरी मुसलमान इस देश के मुसलमानों ने मानते हो कि नहीं मानते पाकिस्तान का हाथ? पाकिस्तान का हाथ मानते हो कि नहीं मानते? मैं उस पर कहिए, मना करिए, पाकिस्तान का हाथ नहीं था। पाकिस्तान का हाथ भी और कश्मीरी मुसलमानों का हाथ भी, पाकिस्तान का भी हाथ भी और कश्मीरी मुसलमानों का हाथ भी, इस देश के मुसलमानों का हाथ भी था। उन लोगों को बचाते हुए शहीद हो गया और पिछले दिनों खुद एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से उनके परिवार को सर्टिफिकेट दिया गया था। सर्टिफिकेट दीजिए, बेकार की बात है। कश्मीर के एनआईए ने लगभग 100 मुसलमान उठाए हैं, आपको पता तो है नहीं कुछ? हाँ या ना? कम से कम 100 मुसलमान कश्मीर से उठाए गए हैं। एनआईए ने पाकिस्तान का लगभग 100 कश्मीरी मुसलमान उठाए हैं। अरे भाई कमाल करते हो यार, जब जवाब देने वो उनको शेल्टर दिया, उनके इस आतंकवाद में सहभागी थे, उनको वहां के जानकारी दी। भारत का मुसलमान हो या पाकिस्तान का मुसलमान, ये सारे एक हैं। मैं ये जानता हूँ पाकिस्तान का हाथ अरे भाई जवाब दो। भारत के मुसलमानों की ये वफादारी उस खामने नाम के आतंकवादी से इसलिए है क्योंकि भैया ये मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा के नाम पे ये नौटंकी है, मुस्लिम उम्मा के नाम पर, मुस्लिम उम्मा के नाम की नौटंकी है ये। लेकिन वही खामने सऊदी अरब पे बम मार रहा है, वही खामने सुन्नी देशों में बम मार रहा है, सुन्नी देश शिया देशों में बम मार रहे हैं। सूडान के अंदर लगभग 5 लाख से ज्यादा मुसलमान बच चुके हैं, तब ये गद्दार नहीं बोलते। ईरान जब सऊदी अरब पे बम मारता है तो गद्दार नहीं बोलते, ये गद्दार इस देश में इसलिए बोलते। अरे कमाल करते हो तुम तो खुद से पूछ रहे हैं, तुम तो खुद बहुत बड़ा गद्दार हो देश के। यार बोलना चाहते हो देश में पाकिस्तान का हाथ उसमें खाया नहीं था पहलगाम अटैक में। वफादार नहीं हो सकता इस देश का वफादार, इस देश का मुसलमान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के मुसलमान की वफादारी केवल और केवल मुस्लिम कंट्री। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, देशद्रोह का काम कर रहे हो आप लोग। कहा था भैया, अगर आप अमेरिकन दोस्ती रखते हो तो इसके साथ गद्दारी कर रहे हो आप। अम्बेडकर ने कहा था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में किस देश का मुसलमान कभी भी इस देश का वफादार नहीं हो सकता। गद्दारी कर रहे हो क्या मत मानो, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इस देश का मुसलमान कभी जवाब दीजिए ना, मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। जो हुआ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो विधायक चुन करके बैठे हैं वो कल तक यही कह रहे थे कि वो अपने स्टेट के लोगों की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। सड़कों तक ये प्रदर्शन चल रहा था, ठीक था। विधानसभा में जो हुआ उससे कोई भी सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहा, उसके पक्ष में कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अभी सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।